आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इस चैप्टर के हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके साथ साथ जो खाली स्थान है, जो सही गलत है, और जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उन सब का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। ये जो बुक है, ये भारती भवन बुक से लिया गया है और इस वीडियो में आप लोगों को सभी ऑप्शन के भी बारे में डिटेल से बताया जाएगा। सभी ऑप्शन को डिटेल से बताने का मतलब ये है कि जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है, उसी बातों को आपको बताया जाएगा। इससे पहले चैप्टर 1 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण आप लोगों को दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? यहाँ पर करें, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अम्ल भस्म को पहचानने का एक सिंपल तरीका है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। 95% केस में यही ट्रिक आपको काम आ जाएगा। जहाँ भी कभी आपको इस तरीक़ा से अनुसूत्र दिखाई दे और उसमें अगर आपको H दिखाई दे, तो जहाँ भी आपको H दिखाई देगा आप उसको अम्ल के रूप में काउंट कर लेंगे। जिसमें भी आपको H दिखाई देगा, देखिए 95% केस में यह फार्मूला आपको काम कर जाएगा, यह ट्रिक काम कर जाएगा। तो जितना भी H वाला मिलेगा आपको, वह H वाला क्या हो जाएगा? अम्ल मिलेगा, अम्ल हो जाएगा। और जहाँ भी आपको OH मिलेगा, उस OH वाला भस्म हो जाएगा। तो H वाला अम्ल हो जाएगा, OH वाला भस्म। H मतलब हाइड्रोजन आयन, आप मुख्य वीडियो में डिटेल से पढ़े होंगे। और OH जो है वह हाइड्रो ऑक्साइड है, तो यह आपको भस्म मिल जाएगा। इसके अलावा आप पढ़े होंगे कि जो धातु होते हैं, इस धातु के ऑक्साइड, यह बड़ा ध्यान से सुनने वाला बात है। जो धातु के ऑक्साइड होता है, वो धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि अधातु के जो ऑक्साइड होता है, अधातु के ऑक्साइड होता है, वह अम्लीय प्रवृत्ति के होता है, अम्ल प्रवृत्ति के होता है। इसी चारों बात से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यह हमेशा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है Na2O। Na सोडियम होता है, और आपको पता होगा कि सोडियम एक धातु है। तो धातु के जो ऑक्साइड जहाँ पर O लगे वो ऑक्साइड हो गया। तो ये धातु के ऑक्साइड है, तो आपको अभी बताया कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक प्रवृत्ति का होता है, तो ये नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर Ca है, कैल्शियम है, तो यहाँ पर कैल्शियम है और यह हाइड्रो ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पर देखेंगे HNO3। OH वाला जो होता है, OH वाला वो भस्म होता है, OH वाला भस्म होता है। और जो धातु का ऑक्साइड है, जैसे कॉपर है, तो कॉपर धातु है और इसके साथ O लगा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, तो ये भी क्या होगा? धातु का ऑक्साइड है, यानी कि भस्म होगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें H है। अब H है तो इसका सीधा मतलब हो गया कि ये जो आप देख रहे हैं HNO3, वह एक अम्ल होगा। तो जहाँ भी आपको H दिखाई दे वह लगभग में अम्ल माना जाएगा। सब केस में ऐसा नहीं होता है कि H जहाँ दिखाई देगा वो अम्ल ही होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में अभी के लिए आप मान लीजिए कि जहाँ पर H दिखाई दे वह अम्ल होगा और OH दिखाई दे वह हो जाएगा भस्म। अब यहाँ पर जो दिया HNO3, इसका आप मूल नाम भी याद रखेंगे। इसका जो HNO3 का रासायनिक नाम हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल,
इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है। सेकेंड प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। भस्म के बारे में बताए थे आपको, जैसे अम्ल के बारे में पढ़े होंगे आप कि स्वाद में खट्टा होता है, तो यहाँ पर खट्टा से आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर समझ नहीं सकते हैं। भस्म पढ़े होंगे कड़वा होता है, वो भी आप नहीं समझ सकते। बस इतना ध्यान रखिए कि भस्म को बताए थे आपको कि जहाँ पर OH दिखे वो भस्म हो जाएगा, लेकिन सभी जगह OH दिखने का मतलब भस्म नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। भस्म के एक और तरीका है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो भस्मिक प्रवृत्ति को होता है, तो आपको धातु क्या है अधातु क्या है ये भी जानना होगा। हालांकि तीसरा जो चैप्टर है केमिस्ट्री के उसमें डिटेल्स बताया जाएगा। अभी के लिए समझिए कि जहाँ पर धातु का ऑक्साइड दिखे, धातु का संकेत और उसके लास्ट में O दिखे, समझिए कि वह जो होगा वह भस्म की प्रवृत्ति के होगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। KOH, के आप देखेंगे तो यह क्या है धातु है और OH हाइड्रोक्साइड है, तो यह आपको देखिए यहाँ पर OH देख रहे हैं, OH तब भस्म प्रवृत्ति हो गया। ZnO जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा यह भस्म होगा। Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दिए यहाँ पर धातु का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये जो AlOH के होल थ्राइस जो है ये भी आपको भस्म नहीं मिलेगा, ये भी भस्म है। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं NaCl ये लवण है, यह क्या है लवण है। NaCl यह लवण है सोडियम क्लोराइड, और ये चूँकि लवण है तो भस्म नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। NaCl एक लवण है, जबकि यहाँ पूछा कौन भस्म नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा NaCl लवण है न कि भस्म है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण आप पढ़े होंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करती है तब क्रिया करने के बाद वो लवण बनाती है, साथ ही साथ वो जल बनाती है, लवण और जल बनाती है। तो लवण आपको यहाँ पर देखें H है तो ये अम्ल होगा, H वाला अम्ल होगा। यहाँ पर देखिए OH है तो यह OH हो गया, तो यह हो गया आपको क्षार वाला प्रवृत्ति हो गया। OH यहाँ पर देख रहे तो OH आपको देखने से लग रहा है ये क्या होगा क्षार प्रवृत्ति के है। यहाँ पर NaCl की चर्चा अभी की है कि NaCl लवण है, NaCl लवण है, और ये पूछ भी रहा है कि कौन लवण है, तो NaCl लवण होगा, इसका आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं। अम्ल के गुण के बारे में पढ़े होंगे कि यह स्वाद में क्या होता है खट्टा होता है, और अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन के ये हो गया संकेत H के ऊपर आप यह धनायन का चिन्ह लगाएंगे प्लस के चिन्ह, तो यह हो गया हाइड्रोजन आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आयन और एक होता है धन आयन। आयन के दो प्रकार है, ऋण आयन और धन आयन। ऋण मतलब निगेटिव ऐसा दिया होगा और धनायन मतलब पॉजिटिव दिया। जैसे कि यहाँ पर H है और H के ऊपर प्लस है तो ये धन आयन हो गया, जबकि यहाँ पर OH और निगेटिव दे तो यह हो जाएगा ऋण आयन। अब इसके बारे में डिटेल्स आपको एक अलग से वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि रासायनिक सूत्र बनाए कैसे जाते हैं। रासायनिक सूत्र बनाने का विशेष तरीका आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर अम्ल के गुण पूछ रहा है, तो अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा। इसके अलावा जो अम्ल होता है वो लिटमस पत्र को, लिटमस में कैसा तो नीला लिटमस पत्र को, जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको वह लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन में करें कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए अम्ल के गुण नहीं पूछ रहा है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है न कि लाल लिटमस को नीला करता है। तो पहला ही ऑप्शन यह हो गया सही कि अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा, जबकि जो क्षार होता है वह क्षार क्या करेगा लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा नीला कर देगा। तो क्षार के गुण होता है न कि अम्ल में। बाकी जो तीनों गुण है वो अम्ल के गुण होगा, स्वाद में खट्टा होता है, धातु से भी क्रिया करता है, क्षार से भी क्रिया करता है, ये सभी अम्ल के गुण है। जबकि पहला वाला जो देख रहे हैं वह एक क्षार के गुण है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है।
तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाती है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जल के मतलब रखेगा आग से जलने वाला, तो जल के भस्म हो गया, जल के भस्म हो गया, तो जल के भस्म हो गया तो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा, या वह जल के भस्म हो गया मतलब कि क्षय हो गया। कभी कभी बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहेंगे कि जल में घुलनशील क्षार को भस्म कहेंगे, इस प्रकार से कन्फ्यूजन होते रहता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जल गया का मतलब आग से जल गया, और आग से जलने के बाद में क्या होगा, भस्म बन जाता है, भस्म बन गया यानी कि क्षय हो गया, क्षय मतलब समाप्त हो गया। तो ऐसे याद रखें, जल में घुलनशील जो भस्म है वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यह बनाएगा कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन ख हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। जैसे यहाँ पर आप देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और यह किससे कर रहा है अभिक्रिया, जल से, H2O से अभिक्रिया कर रहा है। CO2 अभिक्रिया कर रहा है किससे, H2O से, और यह अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा H2CO3, और ये जो H2CO3 है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, तो कार्बोनिक अम्ल के जो सूत्र हो गया, यह हो गया H2CO3, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। साथ ही साथ आप इस सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र भी याद रखेंगे, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका जो सूत्र होगा यह होगा H2SO4, 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 इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट भी आई है सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4। नेक्स्ट है, एंजाइटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अब यहाँ पर एंजाइटिक ना एसिटिक हो, एसिटिक यहाँ पर मिट गया हुआ है, याद रखेंगे एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अम्ल दो प्रकार के होता है, एक होता है दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल। अम्ल जो होता है वह अम्ल दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब है वैसा अम्ल जो जल में घुलकर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। जैसे प्रबल अम्ल को हम किसी विलयन में डालेंगे, ये जल है इसमें डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा। जबकि दुर्बल अम्ल क्या होगा, जल में घुलकर ठीक से यानी आंशिक रूप से आयनित होगा या पूर्णतः आयनित होता है। प्रबल अम्ल की विशेषता है कि जल में घुलकर क्या होगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा। पूर्णतः आयनित होने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा आयन देगा। जबकि दुर्बल अम्ल जल में घुलने के बाद ये जल में घुलेगा तो यह आंशिक रूप से क्या होगा, आयन प्रदान करेगा। आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक मतलब थोड़ा सा घुलेगा, और यह हाइड्रोजन आयन कम देगा। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, कम देगा। तो जो जल में घुल करके पूरी तरह से घुल जाए और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। जो आंशिक रूप से घुले और कम हाइड्रोजन आयन दे वह दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल, यह भी एक दुर्बल अम्ल है। या कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि बताइए एसिटिक अम्ल किस प्रकार के अम्ल का उदाहरण है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है या दुर्बल अम्ल के। तो यहाँ पर दिया कि यह कैसा है, दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल की विशेषता क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसका जलीय विलयन अम्लीय है, इससे कोई साबित नहीं होता है कि यह दुर्बल अम्ल है। यह पूर्णतः आयनित होता है, पूर्णतः जो आयनित होता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। ग में है यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यह सही बात है, यह आंशिक रूप से आयनित होगा। पूर्णतः जो आयनित होता है वह प्रबल अम्ल कहलाता है। अब एसिटिक अम्ल के आपको सूत्र भी याद रखना पड़ेगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3 CH3COOH, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया CH3COOH, यह हो गया एसिटिक अम्ल के सूत्र, यह एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है।
प्रबल भस्म कौन है? तो भस्म भी दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रबल भस्म और एक होता है दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। जल में घुलकर भारी मात्रा में जो OH आयन त्यागेगा, ध्यान रखिएगा। प्रबल भस्म में क्या है कि जो जल में घुल करके और बहुत ज़्यादा मात्रा में OH रिनाइन OH आयन अगर प्रदान करेगा, त्याग करेगा, तो यह क्या करेगा, OH, ये जो OH क्या करेगा, प्रदान करेगा, तो हो गया प्रबल भस्म। इसके अलावा आपको हम पहले ही बताए थे कि जो भी धातु होता है, उस धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रवृत्ति को होता है, धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रवृत्ति के, और जो अधातु का ऑक्साइड होगा वो होगा अम्लीय प्रवृत्ति के। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये मिलेगा आपको NaOH। Na सोडियम है, Na क्या है, सोडियम है, और सोडियम ये है OH यानी ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है। लेकिन याद रखेंगे जो भी बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, OH प्रदान करेगा, वही प्रबल भस्म होगा। प्रबल भस्म तो और भी है, भस्म तो और भी बहुत है, लेकिन प्रबल भस्म की बात पूछ रहा है, तो प्रबल भस्म वही होगा जो जल में घुलकर भारी मात्रा में OH आयन प्रदान करेगा। तो ये जो NaOH है, यह NaOH भारी मात्रा में OH आयन प्रदान करता है, ये एक प्रबल भस्म होगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम KOH, ये भी एक प्रबल भस्म। KOH याद रखेंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, KOH ये भी एक प्रबल भस्म है। और भी देखिए भस्म की प्रवृत्ति है, लेकिन यह जल में पूर्णतः नहीं घुलता। जैसे कॉपर, आपको बताया जाएगा सक्रियता श्रेणी के बारे में आगे, कि सक्रियता श्रेणी में बताया जाएगा लिस्ट जो है उसमें कौन जल्दी अभिक्रिया करता है और कौन जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कॉपर जो है वह बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, अमोनिया धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, और यहाँ पर जो दिया है मैग्नीशियम, ये भी धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। लेकिन जो सोडियम है, ये सोडियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे तो सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान बहुत ऊपर मिलेगा, जबकि इन सब का स्थान बहुत नीचे मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि NaOH जो है यह एक प्रबल भस्म है, क्योंकि यह सही तरीक़ा से जल में पूर्णतः आयनित होगा, और आयनित होने के बाद OH रिनाइन देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस लवण में रावा जल नहीं रहता है? रावा जल मतलब क्रिस्टल जल। क्रिस्टल के क्या होता है, मतलब जिसमें जल के कण मिलते, जल के अणु पाए जाते हैं। तो जल के अणु पाने की वजह से इसे हम रावा जल बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन, यहाँ पर नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। इन चारों में से किस में, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम है, धोने वाला सोडा है। अगर आपको इन चारों का सूत्र याद है तो बड़े आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे कि किस में रावा जल है और किस में रावा जल नहीं है। रावा जल के सिंपल मतलब समझिए कि जिसमें जल के कण मौजूद है, जल के अणु मौजूद है। तो सबसे पहले हम नीला थोथा के बारे में देखेंगे। नीला थोथा को यहाँ पर हो गया CuSO4 × 5H2O, यह होगा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को हम बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे नीला थोथा को होगा CuSO4 × 5H2O, यह कॉपर सल्फेट कहलाता है। और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जल के 5 अणु मौजूद है, यहाँ पर देखिए 5 अणु मौजूद है। अब यहाँ पर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के सूत्र हो गया NaHCO3। यहाँ पर आपको जल का कोई भी आपको रावा नहीं दिख रहा, कोई आपको अणु नहीं दिख रहा है। बात करें जिप्सम के, तो जिप्सम के आप पढ़े होंगे CaSO4 × 2H2O। जिप्सम और प्लास्टर और पेरिस के सूत्र हमेशा पूछा गया है, तो ये मोस्ट वीआई बन जाता है। जिप्सम के हो गया CaSO4 × 2H2O। यहाँ पर जो 2H2O है, ये जल के कितना हो गया अणु, 2 अणु हो गया। 2H देखिए 2H2O जल के कितना होगा, 2 हो गया। फिर उसके बाद है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसका हो जाएगा Na2CO3 × 10
10H2O 10H2O आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर भी जल के 10 अणु इसमें भी है, तो सब में यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 10 जल के अणु है, जबकि यहाँ पर जल के कोई भी अणु नहीं है। इससे साबित होता है कि बेकिंग जो सोडा है, बेकिंग सोडा NaHCO3 यह इसमें राबा जल नहीं है, बाकी सब में राबा जल की मात्रा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड में बताए थे अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड वो अम्लीय होता है। अ से अधातु और अ से अम्लीय, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अ से अधातु अ से अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा अधातु है? कैल्शियम बिल्कुल नहीं है, ये धातु है। मैग्नीशियम धातु है, सोडियम भी धातु है, जबकि जो सल्फर है वो सल्फर अधातु है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो हो जाएगा यह अम्लीय ऑक्साइड के गुण दर्शाएगा, क्योंकि सल्फर जो होता है वह होता है अधातु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड में बताए थे आपको कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वह भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होगा? भास्मिक प्रवृत्ति का होगा। तो आप यहाँ पर देखिए धातु का ऑक्साइड कौन है। देखिए यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस हो गया। यहाँ पर देखेंगे Na2O। अब यहाँ पर Na जो देख रहे हैं वो Na सोडियम हो गया, और सोडियम एक धातु होता है, तो धातु का ऑक्साइड है तो यह हो जाएगा भास्मिक। जबकि यहाँ देखिए S है SO2, तो SA2 सल्फर ये भी हो गया, अधातु के ऑक्साइड हो गया। ये P जो देख रहे हैं फास्फोरस, ये भी क्या हो जाएगा? अधातु का ऑक्साइड हो गया। सब अधातु है, जबकि Na धातु है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। तो ऐसा हो जाएगा ख Na2O। नेक्स्ट है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि जो सोडियम सल्फेट होता है वो पूरी तरह से जल में घुल जाता है। अब पूरी तरह से जल में घुलने का मतलब यह होता है कि वह क्या होगा? उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र भी याद रखेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा Na2SO4। Na2SO4 अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे तो इसमें आप देख सकते हैं Na2SO4, यह हो जाएगा सोडियम सल्फेट के सूत्र हो गया। Na2SO4 यह उदासीन प्रवृत्ति के होगा। नेक्स्ट है, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, ये तो सबसे आसान प्रश्न है, यह होगा H+ बढ़ाता है। अर्हेनियस के अनुसार ही अम्ल जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है, इसे आप हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? यहाँ पर अब एसिटिक अम्ल पढ़े थे आप। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और कहा कि किस अवस्था में विद्युत का यह संचालन करेगा? तो विद्युत का कोई भी संचालन तब करेगा जब वह जल में विलय होगा। जल में मिला हुआ रहेगा तभी करेगा। अगर सिर्फ सूखा हुआ रहेगा कोई भी अम्ल सूखा मात्रा में, तो विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है। तो इसका हो जाएगा जल के विलयन में। जल में मिला रहेगा तभी जाके वह विद्युत का संचालन करेगा, बाकी नहीं करेगा। किरोसिन में अलग हो जाता है यह अम्ल, और इसमें विलयन नहीं होता, मिलता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर एक शब्द है टाइलून। ये जो टालुइन है, ये टालुइन एक प्रकार के क्या होता है? द्रव होता है, और यह द्रव रंगहीन होता है। रंगहीन होता है तो इन दोनों के बीच में विलयन नहीं बन पाता है, ये दोनों अलग अलग रहता है। यह एक रंगहीन प्रवृत्ति के द्रव होता है, और जल में ये नहीं घुलता है। जल में ये नहीं घुलता है, जल में घुलेगा तभी जा कर के विद्युत का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का जो आयन होता है वह आंशिक रूप से होता है। इसका हो जाएगा ख आंशिक रूप से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसिटिक अम्ल है यानी कि CH3 COOH यह एक दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से ही मिलता है, और आंशिक रूप से मिलेगा तो कहीं ना कहीं यह जो आयन होगा वह आयन कम प्रदान करेगा। तो एसिटिक अम्ल के सूत्र भी याद रखेंगे, यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर आप याद रखेंगे कि CH3 COOH। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको CH3 COOH, ये एसिटिक अम्ल के क्या हो गया? सूत्र हो गया।
नेक्स्ट है 16 नंबर में, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए जलीय विलयन है और लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। फिर कह रहा है कि उसमें किसकी अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी समझिएगा, आपको 2-3 बार समझिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा और यह हमेशा पूछता भी है। जैसे एक है अम्ल, हम चर्चा किए भी थे, एक है अम्ल और एक होता है क्षार। अम्ल जो है अम्ल यह क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को ये लाल में बदल देगा। नीला को किस में बदल देगा, नीला को यह लाल में बदल। जबकि ये जो क्षार है इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा। क्षार जो होगा वह लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा। इसका आप ट्रिक याद रखेंगे, अनिल, अनिल से क्या होगा, अ जो है अ से हो गया अम्ल और अम्ल नी से नीला, ल से लाल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। ये ट्रिक याद रखेंगे, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए जो क्षार है, क्षार को हम लोग बोलते हैं बेस और अम्ल को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एसिड। तो कभी कभी आप पढ़े होंगे ABR भी पढ़े होंगे और ये अनिल हो गया। जैसे ये क्षार जो है उल्टा कर दे, अम्ल अगर याद रहेगा तो क्षार अपने आप याद रहेगा कि जो क्षार है वो लाल को क्या करता है, उल्टा यानी नीला कर देता है। कोई भी ये बर्तन है और इस बर्तन में हम अम्ल की मात्रा ज़्यादा रखे हैं, तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा रखे यानी अम्लीय गुण है। अब अम्ल के गुण अगर कम करना होगा हमको तो उसमें क्षार मिलाएंगे तो धीरे धीरे अम्ल के गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं पहले से इसमें क्षार है, पहले से इसमें बहुत क्षार है और इस क्षार को कम करना है, तो क्षार को कम करना है तो क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। अम्ल मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे अम्ल मिलाएंगे वैसे वैसे इसमें क्षार के गुण क्या होगा जी, कम होते जाएगा। क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों के गुण धर्म अलग अलग होता है, विपरीत होता है। अगर अम्ल इसमें है और अम्ल के गुण को कम करना है तो क्षार मिला देंगे, अगर क्षार इसमें है और क्षार के गुण को कम करना है तो इसको अम्ल मिला देंगे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यही कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाए हम जिसमें क्या होगा, अधिक मात्रा में मिलाए कि विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर रहा है, यहाँ देखिए नीला को लाल कौन कर रहा है, अम्ल कर रहा है। तो नीला को लाल अम्ल कर रहा है तो कोई ना कोई अम्ल ही तो मिलाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसे मिलाएंगे क्योंकि ये अम्ल है और ये अम्ल होने पर अम्ल की वजह से ये नीले लिटमस पत्र धीरे धीरे क्या होगा, लाल में बदल जाएगा। जबकि चूना जल आप पढ़े होंगे, ये इसका 11 नंबर इसका होता है pH मान 11। अब pH मान 11 है तो किसी भी हालत में यह नीले को लाल नहीं करेगा क्योंकि यह क्षारीय प्रवृत्ति के। बाकी ये दोनों भी क्षारीय प्रवृत्ति के हम बताए थे। हाइड्रोक्साइड जहाँ पर OH रहे हाइड्रोक्साइड वो क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति के होगा। तो ये सब क्षारीय प्रवृत्ति के है, ये अम्लीय प्रवृत्ति के है। तो अम्ल मिलाएंगे जिससे अम्लीयता की मात्रा बढ़ेगा और उससे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है जब जल में हम हाइड्रोजन आयन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो जल है, ये मान लेते हैं कि H2O ये जल हो गया और इसी में जब हम H जोड़ेंगे, H आयन को जोड़ेंगे तो इससे जो मिलेगा वह बन जाएगा H3O आयन। यही H3O जो आयन बना वही उसी को हम नाम दे देते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है। ये कहना चाह रहा है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग पाउडर किस किस से मिलके बना है। तो यहाँ पर एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट में जब हम टार्टिक अम्ल मिलाते हैं तो टार्टिक अम्ल मिलाने पर वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन ग होगा टार्टिक अम्ल। यह अच्छा प्रश्न है, इसे सही से पढ़ेंगे कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टिक अम्ल जब दोनों को मिला देते हैं तब वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। साथ ही साथ आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो टार्टिक अम्ल है वो किसमें मिलता है। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो 18 के आप याद रखेंगे, जो इमली होता है उस इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इमली में यहाँ पर आपको दिया है एसिटिक अम्ल। ये बताए थे एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका भी सूत्र याद रखेंगे आप लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र हो गया NaHCO3। ये भी ध्यान रखेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र हो गया। नेक्स्ट है किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन क्या होगा। जब भी 7 से कम रहे विलयन के pH मान तो वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। जब 7 रहे तब वह उदासीन प्रवृत्ति का होगा। 7 से कम रहे, 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी रहे वह हो जाएगा अम्लीय प्रवृत्ति के। और 7 से जब अधिक रहेगा तो वह हो जाएगा क्षारीय प्रवृत्ति के। तो ये 4 करा तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। 7 से जब अधिक रहेगा, 7 प्लस रहेगा 7 से अधिक तो ये हो जाएगा क्षारीय प्रवृत्ति के। और जब 7 रहेगा तो यह हो जाएगा अम्लीय प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल अम्लीय का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर हम मान लेते कि pH स्केल बना रहे हैं। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होता है। जैसे 1 हो गया, 2 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जब तक ये बन रहा है। आप चाहें तो जब भी ऐसा कोई लिखाने का काम हो तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। 11, 12, 13 और ये 14। pH स्केल में टोटल 0 से लेकर 14 तक अंक होता है। ये जो 7 जब होगा 7 तो इसका मतलब है जिसका pH मान 7 है वह विलयन उदासीन होगा। 7 से कम होने पर यहाँ से यहाँ तक अम्ल का गुण रखता है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और 8 से लेकर 14 तक क्षार प्रवृत्ति का होगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाला है कि 7 से जैसे जैसे इधर आएंगे 0 की तरफ आएंगे, जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आएंगे वो जो मान देख रहे हैं उसमें प्रबल अम्ल का मान दर्शाएगा। 7 से जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो इधर वाला जो भी संख्या है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 जिस विलयन के pH मान 0, 1, 2 होगा वह सब प्रबल अम्ल कहलाएगा। प्रबल अम्ल यानी प्रबल अम्ल के pH मान बहुत ही कम होता है। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो जैसे जैसे हम 14 के नज़दीक जाएंगे, 14 के नज़दीक 8 से लेकर 14 तक सब तो क्षार ही है, लेकिन 14 के नज़दीक जितना जाएंगे जैसे 14 हो गया, 13, 12 ये सभी प्रबल क्षार कहलाएगा। प्रबल क्षार तो 14, 13 में प्रबल क्षार 14 है। 0, 1 में क्या प्रबल कौन है तो 0 प्रबल अम्ल होगा। ये सब अम्ल ही है, लेकिन 6, 5, 4 में तुलना करने का है तो 4 ज़्यादा प्रबल होगा, 5 कम होगा, 6 उससे भी कम होगा, 12 क्षार होगा, लेकिन 13 बहुत बड़ा 13 ज़्यादा प्रबल क्षार होगा, 14 प्रबल क्षार होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। तो प्रबल अम्लीय का मतलब क्या है कि 7 से जो भी नज़दीक रहेगा वो प्रबल अम्ल होगा। देखिए 4.5 ये भी अम्ल ही है, ये 0 है और ये 14 है तो 14 वाला तो होगा नहीं,
क्योंकि 14 वाला तो क्षार होगा, प्रबल क्षार। यहाँ पर 4.5 और यहाँ पर 0, तो 7 से नज़दीक में आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 बहुत ही देखिए दूर है और ये 4.5 ये 7 के नज़दीक है। तो जो भी जिसका pH मान सबसे कम रहेगा वो उतना ही प्रबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, जिसका pH मान 0 है वो प्रबल अम्ल होगा और ये प्रबल क्षार होगा। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का pH होता है। उदासीन विलयन बताए थे, उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, तो ये 7 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 7। 6 जिसका होगा वो अम्लीय होगा, 8 क्षार होगा, ये भी क्षार होगा। लेकिन 8, 9 के तुलना करें तो ये कम क्षारीय होगा, ये अधिक क्षारीय होगा। नेक्स्ट हो गया अभिक्रिया H2O प्लस HCl, फिर दिया H3O प्लस Cl, यहाँ पर ऋणायन का चिन्ह दिया, में जल का आचरण कैसा होगा। जल का आचरण कैसा होगा, ये जल का आचरण इसका आंसर भास्मिक प्रवृत्ति को होगा। भास्मिक प्रवृत्ति क्या होगा आप समझिए। यहाँ पर जो दिया HCl, यह हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक है। HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप यहाँ पे देखिए दिखाई देगा साफ साफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखिए पानी मिला है, ये जो देख रहे हैं ये पानी मिला है। तो जब हम क्या करते हैं, अम्ल में पानी मिलाते हैं, जब भी हम इस अम्ल में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, उस अम्ल के प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें हम पानी मिला है तो पानी मिलाने पर अम्ल के प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। और अम्ल के प्रभाव कम, जैसे जैसे ज़्यादा पानी मिलाते जाएंगे अम्ल का प्रभाव कम होते जाएगा और बाद में किस प्रवृत्ति दर्शाएगा, भास्मिक प्रवृत्ति के दर्शाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, भस्म के प्रवृत्ति को दर्शाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में से क्या होगा। यह आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि अम्ल जो होता है वह अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। डिटेल से बताया, चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है उत्फूलन लवण होते हैं, तो उत्फूलन लवण की बात करें इसमें से, तो उत्फूलन लवण जो होता है इसका आंसर ख, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। ये याद रखिएगा, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं उसे उत्फूलन लवण कहते हैं। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी जल योजित लवण को जब वायु में खुला रखते हैं तो उसमें से जो क्रिस्टल जल के, जो इसमें से क्रिस्टल होता है वह जल से मुक्त होकर वायुमंडल में चले जाते हैं और इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं। तो आप चाहें तो इसका आप पूरा परिभाषा लिख सकते हैं उत्फूलन के, जितना देर में लिखा रहा है उतना देर आप चाहें तो वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हैं। उत्फूलन के परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी जल योजित, जल योजित के मतलब जल से मिला हुआ या जल मिला हुआ, जल, किसी जल योजित लवण को वायु में खुला रखने पर उसमें से क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब होता है लवा, रवा होगा, क्रिस्टल मतलब रवा, क्रिस्टल जल में मुक्त होकर वायु मंडल में चले जाने की प्रक्रिया को उत्फूलन कहते हैं। आप एक बार ठीक से इसको देख लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। किसी जल योजित लवण को वायु में खुला रखने पर उसमें से क्रिस्टल जल में मुक्त होकर वायुमंडल में चले जाने की प्रक्रिया को उत्फूलन कहा जाता है। वही बात यहाँ पर दिया है ख में, डिटेल वही बात है, उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है। किसकी प्रकृति अम्लीय है। मानव रक्त के जो pH मान होता है वो 7.4 होता है,
तो यह क्षारीय है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। चूना जल के 11 होता है। लाइम जूस हिसाब जैसे नींबू के रस हो गया वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। लेकिन ये जो एंटासिड है वो एंटासिड क्या होगा, यह यहाँ पर देखिए कड़क निम्न कि किसकी प्रकृति अम्लीय है, तो मानव रक्त क्षारीय प्रवृत्ति के 7.4 है। चूना जल देखिए क्षारीय प्रवृत्ति के है। ये भी क्या हो, जो एंटासिड है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और ये लाइम जूस जो है ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो आप एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब कि क्षार, एंटी एसिड मतलब कि क्षार। अगला देखिए करें कि अगर आपको शंका है, सॉरी यहाँ पर फिर से आप ध्यान देंगे। अब 25 नंबर को फिर से देखें कौन किसकी प्रवृत्ति अम्लीय करा, तो अम्लीय लाइम जूस हो जाएगा। याद रखेंगे लाइम जूस, हालांकि चर्चा किए थे लेकिन यहाँ पर टिक लग गया है। लाइम जूस जो होगा वो अम्लीय होगा, जबकि इन सब के पीएच मान देखेंगे तो चूना जल के पीएच मान 11 है, इसका 7.4 है। और एंटासिड के मतलब ही होता है एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब कि क्षार। ये अम्लीय पूछा है तो लाइम जूस यानी कि जो नींबू का जो रस होता है वो क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति को होता है, क्योंकि वो स्वाद में खट्टा होता है। तो याद रखें इसका होगा आंसर घ। नेक्स्ट है, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को समझिए, जो मिट्टी होता है वह खेत लायक, जो कृषि लायक मिट्टी होता है उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। 7 से कम होगा तो वह मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और 7 से जब अधिक पीएच मान हो जाएगा तो वह मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है, ये मोस्ट वीवीआई ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये भूगोल में पूछता है और केमिस्ट्री में पूछता है। तो जब मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति हो जाती है तब अम्लीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। और जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तब मिट्टी के क्षारीयता को दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये मोस्ट वीवीआई ध्यान रखेंगे। जब मिट्टी अम्लीय होगी तो अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, और जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो क्षारीयता को दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर करा कि अम्लीयता हो गया है, मिट्टी अम्लीय हो गया है, तो अम्लीय हो गया तो कहें कि हम लोग क्षार के प्रयोग करेंगे। तो इसमें से देखेंगे चाय पत्ती, तो चाय पत्ती में अम्ल मिलता है। आप पढ़े होंगे कि चाय में जो टेलिक अम्ल मिलता है वो अम्ल ही होता है, जबकि जो बेकिंग पाउडर है वो क्या होता है, एक प्रकार के क्षार होता है। बेकिंग पाउडर क्षार होता है। इसका आप सूत्र पढ़े होंगे NaHCO3। NaHCO3, ये जो NaHCO3 है ये बेकिंग पाउडर के आप सूत्र देख रहे हैं, और ये क्षारीय प्रवृत्ति को होता है। नमक तो देखिए लवण होता है, उदासीन होता है, ये अम्ल ही है। और ये चीनी तो ऐसे ही है। और ये जो देख रहे हैं NaCO3 ये एक क्षार प्रवृत्ति के है। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे ये शर्करा हो जाता है। ये देखिए ये आपको क्षारीय प्रवृत्ति को मिलेगा। तो जैसे ही अम्लीयता का गुण बढ़ा तो अम्लीयता के गुण को काटने के लिए हम क्षार के प्रयोग करेंगे, और ये बेकिंग पाउडर क्षार है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ख NaCO3। नेक्स्ट है, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो नींबू के स्वाद खट्टा है, तो नींबू के स्वाद खट्टा यानी कि अम्लीय है, तो कहीं ना कहीं वह ऐसे चीज़ के प्रयोग करेंगे जो क्षारीय प्रवृत्ति को होगा। अब क्षारीय प्रवृत्ति कौन है, तो चीनी देखिए शर्करा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये पीएच मान जिसका 7 है वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 है, तो उदासीन का प्रयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अम्लीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये 6 है, पीएच मान 6 है, तो इसको भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसको रखेंगे हम तो क्या होगा, अम्लीयता गुण और बढ़ेगा। हम ऐसे चीज़ का प्रयोग करेंगे जो उसका विपरीत होगा, अम्ल के विपरीत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, जिसका पीएच मान क्या हो 8 से अधिक है। अब 8 से अधिक मतलब ये क्षार है, तो क्षार है तो इसका प्रयोग करेंगे तो अम्लीयता धीरे धीरे क्या होगा, कम पड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग
पूरा अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए अभी हम तेज़ी से क्या करेंगे, जितना भी रिक्त स्थान की पूर्ति करे हैं वो जहाँ पर समझाने लायक बात होगा समझाएंगे, बाकी सिर्फ आंसर की चर्चा करेंगे। जो बात नहीं समझा है उसको डिटेल से चर्चा कर देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करे में है अम्ल जलीय विलयन में डैश आयन प्रदान करता है, डैश आयन प्रदान करता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक्स में करा है कि अम्ल जलीय विलयन में डैश आयन प्रदान करते, यहाँ पर तथा शब्द है, तथा भस्म डैश आयन, तो यहाँ पर हो जाएगा अम्ल जो होगा वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और जो भस्म है वह भस्म OH आयन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा OH आयन, H होगा यहाँ पर OH होगा। सेकेंड है हाइड्रोजन आयन H आयन जल के अणुओं के साथ जुड़कर डैश आयन का निर्माण करता है, डैश आयन का निर्माण करता है। ये इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, बस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा H3O+, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड के आंसर हो जाएगा, सेकेंड के H3O+ आयन का निर्माण करता है। H3O+ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसकी चर्चा ऑब्जेक्टिव में किए हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से डैश बनता है, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण बनता है, क्या बनेगा, लवण बनेगा। चौथा में है जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। ये सब की चर्चा हम लोग कर दिए हैं, बस समझिए क्षार के क्या होगा, क्षार होगा। पाँचवा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करा कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को डैश कहते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। ये मोस्ट BBI है, इसे ध्यान रखेंगे। सिरका पूछेगा आपसे, सिरका में कितना % एसिटिक अम्ल होता है, तो 6 से 8%। या पूछ लेगा कि सिरका में कौन अम्ल, तो एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है लवण खाली स्थान H+ को छोड़कर तथा खाली स्थान OH आयन को छोड़कर बने होते हैं। ये लवण के बात बोल रहा है, तो जो लवण होता है उसमें न तो H होता है न OH होता है, यानी जो लवण है वह यहाँ पर होगा ऋण आयन को छोड़कर, ऋण आयन को छोड़कर। 6 का आप लिख लेंगे ऋण आयन, ऋण आयन, ऋण आयन को छोड़कर तथा ये धन आयन को छोड़कर, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप धन आयन को छोड़कर, धन आयन को छोड़कर बने होते। साथ में होगा शुद्ध जल विद्युत का, शुद्ध जो जल है वो विद्युत का गमन नहीं करता है या संचालन नहीं करता। अगर शुद्ध पानी में बिजली के करंट जाएगा तो वह बिजली, अगर शुद्ध जल है और शुद्ध जल में से बिजली को चाहेंगे कि करंट को इसमें प्रवाहित करे तो करंट नहीं प्रवाहित होगा, करंट नहीं फैलेगा, क्योंकि शुद्ध जल बिजली को एक जगह से दूसरी जगह नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे गमन नहीं करता है, साथ में लिख लीजिएगा कि शुद्ध जल बिजली का गमन, विद्युत का गमन नहीं करता है, या आप उसी को लिख सकते हैं विद्युत का संचालन नहीं करता है, यानी ये कुचालक होता है न कि सुचालक। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन डैश होता है। तो आपको बताया था कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, और दुर्बल अम्ल होने की वजह से इसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन कम करेगा। इसका आंसर हो जाएगा कम करेगा, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन डैश होता है। HCl एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल होने की वजह से यह विद्युत का संचालन अधिक करेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अधिक करे, विद्युत का संचालन क्या करेगा, अधिक करेगा। 8 के क्या होगा, अधिक हो जाएगा। 9 के हो गया, 10 के वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं वे कहलाते हैं। तो जो विद्युत का संचालन करता है उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। 10 के हो जाएगा विद्युत अपघट्य, जो विद्युत का संचालन करता है उसे हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य, और इसी का उल्टा हो जाएगा विद्युत अनपघट्य,
अनपघट्य, मतलब इसका मतलब होगा ये विद्युत का संचालन नहीं करेगा, ये विद्युत का संचालन करेगा। तो विद्युत का संचालन करने वाले को बोलते हैं विद्युत अपघट्य, और जो विद्युत का संचालन नहीं करता है वैसे को बोलते हैं विद्युत अनपघट्य। नेक्स्ट है वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते हैं, वही बात बताएं। ये देखिए यही जो बात की चर्चा आगे के क्वेश्चन में, वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते हैं वह हो जाएगा विद्युत अनपघट्य या अनपघट्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं वे डैश भस्म कहलाते हैं, तथा वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे डैश अम्ल कहलाते हैं। थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिएगा इसको। कह रहा है कि वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, तो जल में पूर्णतः आयनित होगा तो प्रबल भस्म कहलाएगा, यह कहलाएगा प्रबल भस्म। 12 के हो जाएगा प्रबल भस्म। प्रबल के भस्म का मतलब है ये जल में पूरी तरह से क्या होगा आयनित हो जाएगा, जबकि जो पूर्णतः आयनित नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म। इसके अलावा वैसा अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाएगा वह प्रबल अम्ल कहलाएगा, हम बता दिए हैं। और जो अम्ल जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो 12 में एक जगह हो जाएगा प्रबल भस्म, एक जगह होगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब ये जल में ठीक से नहीं घुलेगा। ठीक से नहीं घुलने का मतलब है ये आंशिक रूप से घुलेगा यानी कम घुलेगा। 13 के है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना 7 होगा, तथा विलयन जो जिसका पीएच मान 7 होता है उसका विलयन क्या होगा उदासीन होगा। तो 13 का हो जाएगा उदासीन, यह हो जाएगा उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और विलयन क्या हो जाएगा उदासीन होता है। अच्छा और भी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, और भी बात दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कहा कि अम्लीय विलयन के पीएच का मान, अम्लीय विलयन के पीएच के मान डैश तथा भास्मिक विलयन के पीएच का मान डैश होता है। तो अम्लीय विलयन के पीएच के मान क्या होगा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन के पीएच 7 से कम होगा और भास्मिक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 चीज़ भरना है। पहला में है शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होगा, और जब शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा तो उसका विलयन क्या होगा, तो उसका विलयन उदासीन हो जाएगा। अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम हो जाएगा और भास्मिक विलयन के पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डैश तथा डैश का मिश्रण होता है। ये पहले में बता दिया आप लोगों को ऊपर में ही कि बेकिंग जो पाउडर होता है वो खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है मिश्रण होता है। आप यहाँ पर लिख लेंगे खाने वाला सोडा हो गया और यहाँ पर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल देखिए यहाँ पर हम चर्चा किए हैं बेकिंग पाउडर कौन किसका किसका मिश्रण होता है बता दिए हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा खाने वाला सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का क्या होगा मिश्रण होगा। नेक्स्ट है सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर डैश तथा डैश गैस बनाते हैं। जो सक्रिय धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या करेगा लवण बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस क्या करेगा उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर होगा लवण और यहाँ पर हो जाएगा H गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट 16 नंबर में NaHSO4 एक डैश लवण है। तो NaHSO4 एक तरीका से अम्लीय लवण है। तो 16 को हो जाएगा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर देखिए H है, हम शुरू में ही बताया था आपको जिसमें H रहेगा तो वह अम्ल होगा। चूँकि यहाँ पर देखिए धातु भी है लेकिन अम्ल के गुण है तो यह अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, समान लवण क्या होता है आप वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर बस समझिए कि यह जो है यह अम्लीय लवण के उदाहरण है। अब सही गलत कर ले, सही गलत कर। एल्कोहल जल में घुल कर आयन नहीं देते हैं। करेक्ट कि एल्कोहल जल में घुलेगा तो आयन नहीं देगा, बिल्कुल सही है। एल्कोहल घुलेगा तो ये आयन नहीं देगा, अम्ल घुलेगा तो वह आयन देगा, क्षार घुलेगा तो आयन देगा, ये नहीं देगा। फास्फोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। देखिए फास्फोरिक जो अम्ल है वो प्रबल अम्ल नहीं, ये एक दुर्बल अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल के सूत्र होता है HPO3 और ये एक HPO3 और ये एक दुर्बल अम्ल है। यह कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है एंटासिड मूलतः अम्लीय होते हैं। एंटासिड मूलतः
अम्लीय होते हैं। ये गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि एंटासिड का खुद ही पढ़ेंगे ध्यान से तो लिखा है एंट एसिड, एंट एसिड। और एंट एसिड का मतलब क्या होगा? क्षार, जो एसिड के एंटी में है। एसिड के एंटी में क्या कौन होता है? तो क्षार होता है। तो ये अम्लीय न होकर क्या होगा? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है गृह निर्मित सूचक अस्थायी होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे घर में जो चुकंदर हो गया, जो हल्दी हो गया, ये गृह निर्मित सूचक है। तो ये अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है कि इसका मान सही से हमेशा ठीक से देगा, ये अस्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट है शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ये गलत जवाब, गलत होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों ऐसा गलत है? क्योंकि सूखा हुआ अगर रहेगा कोई भी अम्ल तो वह रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। जब तक उसको जल में मिला करके उसको गीला करके नहीं अगर परीक्षण करेंगे तो वह अभिक्रिया नहीं करेगा। तो शुष्क मतलब सूखा हुआ, तो सूखा लिटमस पत्र ये अभिक्रिया नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। जल की अनुपस्थिति में बोल रहा है, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक कुचालक कुछ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो अम्ल है वो जल में घुलने के बाद ही वह विद्युत के चालन करेगा। जल जब नहीं रहेगा तो वह बिजली के गमन नहीं करेगा। तो जल में घुलने के बाद ही रिएक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट है विशुद्ध अम्ल में आयन नहीं पाए जाते हैं। यह सही बात है कि जो विशुद्ध अम्ल होता है उसमें आयन नहीं होता है, जब इसमें कुछ मिलाएंगे तब जाकर के वो आयन प्रदान करेगा। नेक्स्ट है तनु H2SO4 बनाने के लिए सांद्र H2SO4 में जल को मिलाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। करेक्ट, तनु H2SO4 बनाने के लिए शांत H2SO को जल में मिलाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। बोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल, ये बिल्कुल सही होगा। बोरिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। अब बोरिक अम्ल की अगर बात करें सूत्र के तो इसका सूत्र हो जाएगा H3BO3, H3BO3। बस आप याद रखेंगे कि जो HCl है, HCl वह एक प्रबल अम्ल है। HCl एक प्रबल अम्ल है। बाकी अधिकांश सबको जो मिलेगा एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल, जिसमें धातु की मात्रा देखेंगे धातु जैसा, उसको क्या मिलेगा? दुर्बल अम्ल मिलेगा। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना, यहाँ पर दिया होगा, एक सेकंड, तुलना में आगे दिया है, तुलना में, यहाँ पर तुलना में दिया है। एसिटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक होता है। ये भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल अम्ल है। तो ये ज़्यादा क्या होगा? ये ज़्यादा ये शक्तिशाली होगा, और एसिटिक अम्ल क्या होगा? कम शक्तिशाली, उल्टा दे दिया हुआ है। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का pH 0 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, न कि 0 होता है। जिसका pH मान 0 होता है वो प्रबल क्या होगा? अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा, और उदासीन क्या होता है? 7। नेक्स्ट है pH मान 1 उच्च अम्लीयता को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही है। 0 रहे चाहे 1 रहे, यह उच्च अम्लीयता को दर्शाएगा। जबकि 6 रहेगा तो यह अम्लीयता तो है लेकिन यह कम अम्लीयता को दर्शाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 13वां प्रश्न है। 13 नंबर हो गया NH4Cl। NH4Cl सामान्य लवण है, सामान्य लवण है। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए NH4 को देख के H मत समझ लीजिएगा, ये एक ही साथ है। NH3 NH4 समझिएगा, ये अमोनिया वाला हो गया, अमोनिया, NH4 अमोनिया। तो ये क्या होगा? सामान्य लवण होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसमें H उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है NaCN। यहाँ पर ठीक से देखेंगे, थोड़ा सा ब्लैक में दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है NaCN का जलीय विलयन उदासीन होता है। NaCN का जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। अब ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि NaCN का जो जलीय विलयन होता है, Na यहाँ पर देखेंगे तो यह है धातु, सोडियम धातु है, और धातु का जो आप देखते हैं किसी के साथ अभिक्रिया होता है तो क्षार प्रवृत्ति का दर्शाता है, न कि उदासीन। जो NaCN है यह हो गया सोडियम साइनाइड का।
NaCN का जो NaCN जो है वह सूत्र में हो गया इसका NaCN, और ये सोडियम साइनाइड का सूत्र लिखा है, सोडियम साइनाइड। और ये सोडियम साइनाइड उदासीन नहीं होता है, यहाँ पर सोडियम साइनाइड देख लेंगे। नेक्स्ट 15 में इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इनो लवण जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, यह सही है। यह क्या होगा? सही होगा, 15 सही होगा। 16 देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामन यंत्रों में किया जाता है। ये बिल्कुल सही होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है उसका उपयोग अग्निशामन यंत्र में करते हैं। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि उससे ना CO2 निकलता है, CO2 गैस निकलता है। आप देखते होंगे बहुत जगह पर, पेट्रोल पंप पर, कोचिंग वगैरह में आप देखते होंगे बहुत सारे दुकान में, तो आपको सिलेंडर टाइप का मिलेगा, छोटा सिलेंडर टाइप का मिलेगा। और सिलेंडर टाइप का जो होता है उसमें आप देखेंगे तो जब आग लगता है तो उसको स्प्रे करके खोल करके वो धुआं जैसा निकलता है, और धुआं जैसा निकलता है वो बाद में आग को क्या करता है? शांत कर देता है। तो आप भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यंत्र होता है जो आग बुझाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। और अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्यों होता है? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बाद में क्या होता है? CO2 गैस बनाता है, और CO2 गैस जैसे ही आएगा वो आग को क्या करेगा? बुझा देगा, इसलिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, जल का अस्थायी खारापन दूर करने के लिए Na2CO3 का उपयोग करते हैं। Na2CO3 का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल के अस्थायी खारापन दूर करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, नमक एक जल योजित लवण है। यह गलत है, नमक में जल की मात्रा ऐसा नहीं कि होगा, यह गलत स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग अति लघु प्रश्न को देखेंगे जल्दी में। करके तीन खनिज अम्लों के सूत्र लिखे। तो 3 खनिज अम्ल के लिखना है। अम्ल के मतलब हो गया H वाला, अम्ल मतलब H वाला। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए HCl हो गया, HCl, या आप अलग पेज पे यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्या हो गया? HCl जो है ये खनिज अम्ल है। फिर आप HNO3 लिख लीजिएगा, ये भी एक खनिज अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। फिर H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। तो ये सब खनिज अम्ल, इसमें खनिज की मात्रा है। H3PO4, ये H3PO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया। नेक्स्ट है एक कार्बनिक अम्ल का नाम लिखें। तो एक कार्बनिक अम्ल का नाम लिख रहा है तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा H2CO3। यह क्या हो गया? एक तरह का से कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट है सिरका में कौन अम्ल होगा? ये बताए थे, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। 3 में क्या होगा? एसिटिक अम्ल, खूब पूछता है एसिटिक अम्ल के बारे में। नेक्स्ट है बैटरी अम्ल क्या है? बैटरी अम्ल तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसे ही बैटरी अम्ल बोलते हैं। तो 4 का लिख लीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसका सूत्र लिख सकते हैं H2SO4, या तो लिख लीजिए H2SO4 बैटरी अम्ल है, या आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 लिखिए तब, या आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण तथा जल कब बनेगा? जब उदासीनीकरण प्रक्रिया होगा। तो 5 का आंसर लिख लीजिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण जब अभिक्रिया होता है तब लवण बनता है, और साथ साथ इसमें क्या बनेगा? तो जल बनेगा। और कब होता है उदासीनीकरण? जब अम्ल और क्षार मिल जाता है, तब दोनों एक दूसरे गुण को खत्म कर देता है और लवण और जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखें। उदाहरण देना है सामान्य लवण जिसमें न H हो न OH हो, अम्लीय लवण जिसमें H की मात्रा हो, और भास्मिक लवण जिसमें आप लिख सकते OH की मात्रा हो। तो अगर सामान्य लवण की बात लिखना हो, अगर आपको यहाँ पर सामान्य लवण का लिखना हो
तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। समान लवण में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, ये समान लवण हो गया। फिर आपको लिखना है अम्लीय लवण, तो आप लिख सकते हैं H2SO4, यह हो गया एक तरीका से अम्लीय लवण। और भास्मिक अम्ल के लिखना होगा तो लिख लीजिएगा PbOH के होल ट्वाइस, PbOH के होल ट्वाइस। अब इसका मतलब क्या है PbOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड हाइड्रोक्साइड, यह हो गया लेड हाइड्रोक्साइड। आप चाहें तो लिख सकते हैं लेड हाइड्रा ऑक्साइड, एक भास्मिक क्या होगा लवण हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक होता है। CO2 आप देखेंगे तो यह C जो है कार्बन वो अधातु है, तो C अधातु है और धातु का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अम्लीय हो जाएगा। 8वां नंबर हो गया सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप अभिक्रिया करा के भी देख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के आप अगर अभिक्रिया कराएंगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा HCl हो गया। अब HCl के अभिक्रिया कराना है सोडियम कार्बोनेट के, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3, CO3 मतलब कार्बोनेट होता है। अब इसके अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो ये जो Na है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, Na जो है वो Cl के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा NaCl, लवण बना लिया। ये देखिए यहाँ पर NaCl बना लिया। अब प्लस में क्या होगा, ये बनाएगा जल और साथ ही साथ बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अब ध्यान से देखेंगे, ये अम्ल है HCl, उसके बाद है Na2CO3, ये हो गया आपको सोडियम कार्बोनेट। अभिक्रिया कर रहा है तो Na जुड़ गया Cl के साथ, और जब Na जुड़ गया Cl के साथ तो यहाँ पर एक H होगा, वह यहाँ पर देखेंगे CO3 है तो यहाँ से एक गायब हो गया, CO2 बना कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाएगा जल। बस याद रखेंगे कि जल बनाएगा साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका आंसर की बात करें 8 के आंसर के बाद, तब यहाँ पर लिख लीजिएगा कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। 9 है NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। NH4Cl के जलीय विलयन पर लिटमस पत्र का प्रभाव, और लिटमस पत्र के प्रभाव अम्लीय प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव हो जाएगा उत्तर में अम्लीय प्रभाव पड़ेगा। अम्लीय प्रभाव क्यों पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए अम्लीय प्रभाव पड़ेगा, अम्लीय प्रभाव। और जो लिटमस पत्र है वो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखें। गृह निर्मित 2 सूचक के नाम लिखना है जो घर में बनाया गया है। अब बहुत नाम लिख सकते हैं, लिखेगा लिखना होगा तब लिख लीजिएगा हल्दी गृह निर्मित सूचक है। फिर आप लाल गोभी के पत्ता लिख सकते हैं, लाल गोभी के पत्ता हो गया, लाल गोभी के पत्ता हो गया। पिटूनिया के पत्ता एक आता है, पिटूनिया के पत्ता, ये सभी गृह निर्मित सूचक होता है, लेकिन ये सभी अस्थायी रूप से होता है। नेक्स्ट है 2 रंगीन पदार्थों सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रवृत्ति बताने में सक्षम हो। आप इसी सब के नाम भी लिख सकते हैं, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, पिटूनिया के पत्ता, लिटमस पत्र, ये सब भी नाम लिखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। 2 रंगीन पदार्थ, तो इसमें से आप लिखे मेथिल ऑरेंज लिख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज आप जो चाहें लिख सकते हैं। मेथिल ऑरेंज लिखिए, लिटमस लिखिए, पिटूनिया का पत्ता लिखिए, 2 नाम लिखना है तो 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होता है, किस क्षार के में धात्विक लवण नहीं होता है। आप इसका लिख लीजिएगा जो NaOH है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी नहीं होता है। आप चाहें तो NH4OH इसको भी लिख सकते हैं, इसमें भी आपको धात्विक आयन नहीं मिलेगा। तो NaOH लिखिए तब या NH4OH लिखिए तब, दोनों बात बराबर है। NaOH हो गया और NH4OH हो गया। 13 नंबर का रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है। Zn + H2SO4
फिर दिया Fe+2HCl, इसको पूरा करना है। इसको पूरा करना है, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं करा कि जिंक है और जिंक जुड़ा है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। ये अभिक्रिया जब करेगा तो जो Zn है वो SO4 से मिल जाएगा, तो ZnSO4 बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। तो ये Zn जब सल्फ्यूरिक अम्ल से मिला ZnH2SO4, तो ZnSO4 से अभिक्रिया कर लिया और जो हाइड्रोजन गैस है उसको अलग कर दिया। ये याद रखेंगे, ये समीकरण ध्यान रखेंगे। फिर करा Fe+2HCl, Fe+2HCl, तो ये Fe हो गया। Fe जुड़ रहा है कितना से 2HCl से जुड़ा है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो Fe हो गया वह लेड हो गया, सॉरी लोहा हो गया। और अभी क्रिया करेगा तो जो Fe है वो किससे जुड़ेगा, तो Fe जो है वो Cl से जुड़ जाएगा, तो FeCl2 बना लेगा और प्लस में फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये आप दोनों को याद रखेंगे, ये दोनों को याद रखेंगे, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। 14वां प्रश्न है, यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय हो जाएगी। आप याद रखेंगे अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट है pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन है, तो जिसका pH मान जितना कम वो उतना ही अम्लीय, तो 2 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा, 6 वाले अम्लीय होगा लेकिन कम होगा। नेक्स्ट है, क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होगा। हाँ बिल्कुल भास्मिक होगा। जैसे pH मान 7 से अधिक होगा वो भास्मिक प्रवृत्ति के होगा, तो लिखेगा हाँ भास्मिक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनना है। तो NaCN ये समान लवण है क्योंकि न इसमें H है और ना ही इसमें OH है, तो ये हो जाएगा आपको उदासीन लवण ही कह सकते हैं। उदासीन लवण ये हो गया, NaCl उदासीन लवण हो गया। अब दिया NaHCO3, इसमें H का मान दिया है, H दिया है तो अम्लीय लवण हो जाएगा, H दिया है तो अम्लीय लवण हो जाएगा, और जो बच गया वो भास्मिक लवण हो गया। तो जो Mg ये जो दिया है MgOHCl, MgOHCl ये भास्मिक लवण हो गया, NaCl उदासीन लवण हो गया और NaHCO3 ये अम्लीय लवण हो गया। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। Zn प्लस NaOH और यहाँ पर दिया CuSO4 प्लस NaOH। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात क्या है कि दिया Zn और यहाँ पर दिया है Na, अभिक्रिया करना है तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो Zn है और Na ये सोडियम हो गया, ये जिंक हो गया। अब जब सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे तो सक्रियता श्रेणी में जो Na है सोडियम और सोडियम Zn से ज़्यादा सक्रिय होता है। जो Na है Na ये सोडियम Zn से ज़्यादा सक्रिय है, तो ज़्यादा सक्रिय है इसलिए यहीं ये जुड़ा रहेगा इसी में, न कि इसके साथ। Zn इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, तो आप लिख लें कि यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया इसलिए नहीं होगी क्योंकि Na जो है Na वो Na ज़्यादा सक्रिय Zn से। यहाँ पर देखिए CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 इंटू प्लस NaOH, ये अभिक्रिया क्या करेगी, ये अभिक्रिया करके आप चाहे नीचे देख लीजिए, यहाँ पर यह हो गया, एक सेकेंड, NaH यहाँ पर देखिए ठीक से यहाँ पर हो गया CuSO4 प्लस NaOH हो गया। तो CuSO4 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, CuSO4 प्लस में जुड़ गया कौन, NaOH। जब ये अभिक्रिया करेगी तो ये बनाएगी NaSO4 प्लस Cu, और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये अलग होगा। ये देखिए यह हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये अभिक्रिया बनाएगी। इस अभिक्रिया को आप नोट करके लिख लेंगे, इस अभिक्रिया को नोट करके लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है ये जस्ता दिया हुआ है, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है जस्ता और जस्ता के बाद लिखा है तथा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ पर दिया जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का, यहाँ पर दिया अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होगा। यहाँ पर दिया का शब्द, शायद आपको दिख रहा होगा का, उसके बाद दिया कौन का कौन सा तत्व धातु के साथ विस्थापित होगा, और ऊपर दिया है जस्ता, ऊपर जस्ता दिया है। आप चाहें तो इसको समीकरण से बनाकर भी दर्शा सकते हैं, जैसे भी बनाकर दर्शा रहे हैं। कराएं
Zn करा के देखिए जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सूत्र होता है H2SO4, तो Zn यानी कि जस्ता यानी कि जिंक हो गया, और इसको हम करवा रहे हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, और ये जब अभिक्रिया करेगी तो बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 और ये 2 कैसे है ये आपको बाद में बताया जाएगा, जब सूत्र बनाने का तरीका बताया जाएगा। तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, तो ये कौन सा गैस निकला, ये H2H निकला, यानी हाइड्रोजन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला, यहाँ पर आंसर हो जाएगा H गैस निकला। अब हो गया 20 में, एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने के लिए सक्षम है। आप यहाँ पर लिटमस पत्र लिख सकते हैं, लिटमस पत्र। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जब आप समझाने की बात होगा वहाँ पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनफ्थलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन किस प्रकृति का है, इसका आंसर हो जाएगा वो क्षार प्रकृति का। किस प्रकृति का हो जाएगा, ये क्षार प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं एवं तुतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। दोनों का सूत्र बताना है, ये दोनों का सूत्र पूछता भी है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा खाली स्थान है, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि वाशिंग सोडा के हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाएगा वाशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखेंगे 10H2O, यह हो गया वाशिंग सोडा। देखिए वाश जब करते हैं धोते हैं तो पानी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, कितना लगता है, तो 10 बाल्टी, ऐसे याद रखिएगा, 10 बाल्टी पानी लगता है, तो 10H2O हो गया, H2O मतलब कि जल। फिर किसका पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है तुतिया के पूछा रासायनिक सूत्र, तो तुतिया के रासायनिक सूत्र आप लिख लेंगे Cu यहाँ पर, अच्छा ठीक लिखा, यहाँ पर हो गया CuSO4, आप यहाँ पर देखें CuSO4 इंटू 5H2O, फिर से देखेंगे CuSO4 इंटू 5H2O, यहाँ पर 5 जल के अणु है, 5 ये इंटू हो गया गुना में, ये हो गया कॉपर सल्फेट जिसे हम बोलते हैं तुतिया। नेक्स्ट है 23 नंबर, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं, अब चाहें तो यहाँ पर सूत्र बना के भी लिख सकते हैं, आपको सूत्र बना के यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इधर देखेंगे, कह कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या होता है, H2SO4 होता है, और सोडियम कार्बोनेट के कहे तो Na2CO3 होता है, Na2CO3 हम बना के दिखा रहे हैं आपको, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये मिल रहा है किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4। ये जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, NaSO4, Na जो है वो इससे जुड़ जाएगा NaSO4, फिर जल बनाएगा, और जल के साथ साथ ये जल है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट से मिलाएंगे तो क्या होगा, जल बनाएगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो जल और CO2 बनाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा जल और CO2 बनाएगा। नेक्स्ट है, किसी विलयन में H+ जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, मिलाएंगे जल की मात्रा, उस विलयन में आयन करा के H+ आयनों की सांद्रता बढ़ाएंगे। जब H+ आयन की सांद्रता बनाएंगे तो इस स्थिति में करा, एक बार फिर से पढ़ेंगे, करा किसी विलयन में H+ जलीय आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे, H+ बढ़ाएंगे मतलब ये हम अम्ल की मात्रा बढ़ाने की बात बोले, अम्ल की मात्रा बढ़ाएंगे, तो अम्ल की मात्रा बढ़ाएंगे तो pH मान क्या होगा, pH मान घटेगा। जैसे जैसे अम्ल के मान बढ़ाएंगे pH मान क्या होगा, घटेगा,
और जब घटेगा तो अम्ल क्या होगा, बहुत मजबूत अम्ल हो जाएगा, यानी प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पीएच मान घटेगा। पीएच मान क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लेकर चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ये पीएच मान है। अब जैसे अम्ल बढ़ाएंगे तो 7 से ये 6 से 5 5 से 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1 ऐसे घटते जाएगा। तो पीएच मान घटेगा और जो अम्ल होगा वो अम्ल बहुत ही प्रबल हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। ये जो जलयोजित लवण होते हैं उसे बोलते हैं उत्फूलन लवण। उत्फूलन लवण। उत्फूलन लवण क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर दिए पहले। नेक्स्ट है, पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच का मान कितना होना चाहिए, ये बताए थे 7 होना चाहिए। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 सूचक का नाम बता। 2 सूचक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिटमस लिख लीजिए, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, आप यही दोनों लिख लीजिएगा, लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज, हल्दी कुछ भी लिख सकते हैं, पिटूनिया का पत्ता भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो साधारण नमक में 2 चीज़ मिला करके हम बना सकते हैं आयोडीन युक्त नमक। या तो हम मिला देंगे KiO3 या हम मिला देंगे Ki। दोनों को मिलाने के बाद हम लोग साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बना देंगे। नेक्स्ट है, एक प्रस्वेद लवण के सूत्र लिखें। प्रस्वेद लवण के सूत्र लिखना है। तो प्रस्वेद लवण का मतलब होता है वैसा लवण जो वायुमंडल के नमी को सोख लेता है। याद रखेंगे, प्रस्वेद लवण का मतलब हो गया वैसा लवण जो वायुमंडल के नमी को सोख लेता है। अब उसका एक सूत्र लिखना है। तो सूत्र में आप लिख सकते हैं NH4Cl। यह एक प्रस्वेद लवण है, NH4Cl। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न है, अम्ल जल में क्या प्रदान करते हैं। तो बड़ा आसान है, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इस तरह से आज हम लोग जितने भी दूसरा चैप्टर के अति लघु उत्तरीय तक के प्रश्न था उस सबके सोल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। आपसे बस यही कहना है कि जितने भी आपको एक्स्ट्रा बात बताए गए हैं उस सभी एक्स्ट्रा बात को ध्यान रखेंगे। खास ही जिस पे हम टिक लगा है यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उससे विशेष रूप से देखेंगे। आने वाले एग्जाम में यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।